हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीएस एकेडमी के इस चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 2 का जो एफएलटी हुआ है उसका क्वेश्चंस और डिस्कशन को। आप सभी की एक कंप्लेंट रही है पिछले पेपर में भी और इस बार के पेपर में भी कि सर पेपर थोड़े से टफ आ रहे हैं। हमारी कोशिश, हमारी गुजारिश ये है कि भाई आपको जितने टफ क्वेश्चन एमपीपीएससी दे सकता है उसी लेवल तक आपको पहुंचा दिया जाए या उससे ज़्यादा क्वेश्चन टफ हम लोग पूछें, जिससे क्या हो जाए कि आपका जो अभी टाइम बचा हुआ है, जैसे अभी फरवरी स्टार्ट होने वाला है, फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने पूरे पूरे हैं, आप इनमें उन क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लें, उन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ लें जहां आपकी नज़र नहीं गई हुई थी। ये हमारी एफएलटी का सेकंड टेस्ट था। इसके पहले एक एफएलटी हुई है यूनिट नंबर 1 इंडियन एमपी की हिस्ट्री एंड कल्चर वाले टॉपिक का। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग लगाएंगे, वो वीडियो भी आपके पास जल्दी अपलोड हो जाएगा, आप उसको भी चेक करिएगा। हमें आंसर लगाना है, क्वेश्चन के डिस्कशन भी करने हैं साथ साथ में। ठीक, तो जितने भी आपने दोस्त लोग हैं उन्हें आपके इसके बारे में शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी चीज़ें समझ सकें, और उन्होंने जिन्हें आंसर बोलेंगे कि सर आंसर शीट कहाँ है, तो आंसर शीट अपने यूट्यूब चैनल पर रहेगी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट हम चलेंगे। एल्बर्ट बिल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एल्बर्ट बिल। भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया हुआ था। इसे 1883 में मार्क्वेस ऑफ रिपन के वायरस के कार्यकाल के दौरान में प्रस्तुत किया गया था। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। केवल एक कथन सही है, केवल एक दो तीन, दो और तीन, केवल दो और एक तीन। क्वेश्चन आपने समझा? ये क्वेश्चन लगभग यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और साथ साथ में यूपी पीसीएस, राजस्थान पीएससी और बाकी जगह भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे एमपीपीएससी में भी, जैसे रेडियो डीएसपी का पेपर हुआ था, साथ में यहां हम चल जाएं, रेडियो डीएसपी के अलावा में यूनानी वाले मेडिकल ऑफिसर के पेपर हुए हैं, तो उनमें भी कुछ ऐसे ही टफनेस उन्होंने दिया हुआ था। यहां आपको समझना है, एल्बर्ट बिल की पूरी कहानी पता होना चाहिए। एल्बर्ट बिल का कंसेप्ट हम देखेंगे तो इंडियंस ने इसको कहीं से कहीं तक में इसको अपोज नहीं किया हुआ था, वो तो हमारे फेवर में था। पहले ही आपको पता होना चाहिए कि एल्बर्ट बिल विवाद है क्या। तो इस एल्बर्ट बिल के बारे में हम बात करेंगे। 1983 में इसे प्रेजेंट किया गया था। मोटिव ये था कि जो हमारे इंडिया में जो कोर्ट्स हैं, वो यूरोपियंस के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें जो जज रहेंगे, भारतीय जज उनका एक तरीके से मुकदमा सुन सकते हैं, उन पर न्याय दे सकते हैं, इसके संबंध में बात कही गई थी। अब ये जब बिल आया तो यूरोपियंस को लगा यार हमारे ऊपर तो बड़ी गड़बड़ हो गई बात। ये कोई नॉन यूरोपियन पर्सन कैसे हमारे ऊपर चलने वाले मुकदमे की सुनवाई कर सकता है, तो इसका विरोध किया गया था। बस यही कहानी है। भारतीयों ने इसका विरोध नहीं किया हुआ है, विरोध किया था ब्रिटिशर्स ने। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट हमारा गलत। अच्छा, इसमें देखना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है या है। तो पहला तो हमारे पास हो गया गलत। सेकंड चलेंगे, इसे 1883 में मार्क्वेस ऑफ रिपन के वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1883 ड्यूरिंग द वायसरायशिप ऑफ द मार्क्वेस ऑफ द रिपन। तो बात ये सही है बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट। थर्ड था, इट वॉलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। यह उसका पालन करता है कि भाई कोई व्यक्ति हो, यहां पर भेदभाव रहित या सुनवाई होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये स्टेटमेंट हम चलेंगे तो ओनली 2 वॉज करेक्ट, बाकी के 2-3 हमारे जो थे वो क्या थे, गलत है। तो हम चलें इसके साथ में, तो आंसर क्या रहेगा, ओनली 2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ओनली 2 वॉज करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो 1 एंड 3 है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। 1 एंड 3 क्या थे, इनकरेक्ट है यहां पर में। तो इसमें कौन सा बोला, कौन सा गलत है, तो 1 और 3 गलत है, बाकी सही कौन सा है आपका है, तो सेकंड नंबर का सही मिल जाएगा। अब इसकी कहानी और देखिएगा। 9 फरवरी 1883 को एल्बर्ट बिल प्रेजेंट किया गया था। सेकंड चलेंगे, सर कार्टनेस पेरगेस एल्बर्ट द्वारा इसे तैयार किया गया है, और इनके साथ में वायसराय कौन थे उस दौरान में, रिपन थे। और इनमें यह कहा गया था कि इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार भी दिया गया जिनमें
यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। तो इसी का विरोध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगला हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसके सदस्य कौन कौन थे उसके संदर्भ में बात कर रहा है, और कौन सा नहीं है ये देखना है। तो स्टेफर्ड क्रिप्स ये थे, पैथिक लॉरेंस, एबी सिकंदर और लॉर्ड वेवल। तो कौन यहां सदस्य नहीं है हम बात करेंगे, सिकंदर नहीं, यहां अलेक्जेंडर की बात करेंगे। अलेक्जेंडर आपको याद रख लेना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता स्थानांतरण करने के लिए कि भैया यहाँ पर मैं किस तरीके से इनको यहाँ पर मैं हम अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को ट्रांसफर करें, उसके दृष्टिकोण से 1946 में लाया गया था। लाने के साथ साथ में इसका मोटिव क्या था कि क्या भारतीय सही रूप से हमारे पास जो आगे की चीजें चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं उस पर डिसाइड करना, संविधान यदि बनाया जाए तो उस पर कैसे लोग एक मत हो सके उस पर बात करना। तो संविधान सभा के गठन के संबंध में कुछ कुछ बातें प्रेजेंट करने के लिए लाया गया था, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है। तो ये 1946 में आ गया, 19 फरवरी 1946 को ये भारत भेजने की घोषणा की गई। और जब ये 24 मार्च 1946 को भारत आया तो इसके जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। तो इनमें इनके चेयरमैन को कौन हो गए हैं? तो बात करेंगे स्टेफर्ड क्रिप्स, उनके नाम पर इसको रख दिया गया। तो लॉर्ड पवेल यहां बिल्कुल भी इसके सदस्य नहीं है। लॉर्ड वेवल की बात करें, सॉरी, इसके सदस्य नहीं है। लॉर्ड वेवल के साथ अगली बात करें हम लोग, वो वेवल की कहानी अलग रहेगी। यहां पर इसका कार्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण करने के तरीके कर विचार विमर्श करना चाहता था। साथ ही यहां पर और क्या है? तो बोले निर्विवाद संविधान सभा का गठन किया जा सके। कैसे किया जा सके? बोले सभी दलों को साथ में जोड़ने की बात भी यहां कही गई। इनके बाद क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करने के उपाय खोजना चाहता था, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं लागू हो पाई क्योंकि मुस्लिम लीग यहां पर में अलग हो गया था। मुस्लिम लीग को पता है, जानकारी आपको होना चाहिए कि वो इन्होंने जो कैबिनेट मिशन है इस पर अलग से मुस्लिम राष्ट्र या पाकिस्तान की मांग को इन्होंने ठुकरा दिया था, इसलिए वो कुछ समय के लिए अलग रहे। बाद में फिर इसी के बाद कैबिनेट मिशन के अनुशंसा के आधार पर ही धीरे धीरे फिर हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट में बाद में फिर मुस्लिम लीग सामने होकर के आता है। तो ये एक कहानी आपकी हुई कैबिनेट मिशन की। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलेंगे आगे, अगला पार्ट रहेगा देसाई लियाकत समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव है। इसने केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग द्वारा नामांकित व्यक्तियों की एक समान संख्या दी थी। अल्पसंख्यकों के लिए 50% सीटें यहां आरक्षित की गई थीं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? Consider following statements with the respect in the Desai-Liaquat Pact. It is a draft proposal for the formation of an interim government at the center. It gave an equal number of person nominated by the Congress and the League in the central legislative. 50% reserved seat for the minorities. इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बात आपसे पूछी गई है। तो हम बात करेंगे यहां पर में फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो सही था, सेकंड भी सही है हमारे पास में, लेकिन जो थर्ड है वो गलत है क्योंकि यहां पर में 50% नहीं 20% सीट यहां दी गई थी। तो देसाई लियाकत पैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो बात करेंगे 1942 से 1945 तक एक बहुत बड़ा गैप हो गया था। जब बात करेंगे हमारे एक तरीके से भारत छोड़ो जो मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद से एक तरीके से गैप हो गया हमारे एक पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में हमारे कुछ पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं था। तो उन सब को देखते हुए यहाँ ये बात रखी गई कि भाई कैसे मुस्लिम लीग को साथ में लाया जाए, किस तरीके से बात की जाए। तो हमारे भूला भाई देसाई जी थे, उनके मित्र मिल जाते हैं कौन? लियाकत अली। तो उन दोनों को बात में लियाकत अली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुस्लिम लीग को। तो दोनों की बातें यहाँ कराई जाती हैं। इनके बाद में दोनों के बीच में पैक्ट होता है गांधी जी के कहने पर में, और फिर इसके बीच में जो प्रस्ताव रखे गए, बातें हुई, उसे ही कहते हैं कौन सा? आपका देसाई लियाकत समझौता। इसमें रखा गया था कि अंतरिम सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से अपने अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ये बात करना है यहां पर मैं।
दूसरा, सदस्यों में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होंगे, ये बात कही गई है। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। ठीक, अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इस पर भी सहमति नहीं बनी और इसने भी क्या कर लिया, आगे जाकर के भारत को यहाँ विभाजन का एक और आधार बना करके छोड़ दिया। ये एक और बात यहाँ सामने जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कम्युनिस्ट भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, एक है। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, सेकंड। रियासतों की भागीदारी बहुत अधिक थी, थर्ड स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहां गलत है कहा गया है, तो केवल एक और तीन, दो और तीन, केवल दो और एक और दो। यहां हम बात करेंगे कि स्टेटमेंट गलत कौन सा है, यह बात कहा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कम्युनिस्ट डिड नॉट ज्वाइन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बात तो सही थी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। दूसरा, मुस्लिम लीग सपोर्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो एक तो ये हो गया। प्रिंसले स्टेट पार्टिसिपेशन वाज वेरी हाई, तो बोलेंगे इनका पार्टिसिपेशन भी बहुत कम था। तो स्टेटमेंट गलत कौन से हो जाते हैं, यहां दिया हुआ विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हमारे रहेंगे 2 और 3। यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट में ना तो मुस्लिम लीग ने यहां सपोर्ट किया हुआ है, साथ दिया हुआ था, ना ही यहां पर में कम्युनिस्ट ने सपोर्ट किया हुआ था, और एक और कोई हिंदू महासभा वाला पॉइंट था, उन्होंने भी इसको एक तरीके से सपोर्ट करने की बात नहीं की हुई थी। तो तीन पार्ट ऐसे जाते हैं। तो ये एक आपका क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का हुआ। क्वेश्चन अच्छा है, जरूर आप लोग इसको तैयार कर रखेंगे, इस तरीके से आपको चीजों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी। What title did Iltutmish hold? ईश्वर की भूमि का रक्षक, गार्ड ऑफ गॉड्स लैंड, ईश्वर के सेवकों के सहायक, असिस्टेंट टू सर्वेंट्स ऑफ द गॉड, अमीर उल उमराह, सुल्तान ए अजाग। ये तीन चार ऐसे टाइटल हैं जहां बताए गए हैं। तो कौन से इन्होंने होल्ड किया है या किस प्रकार के टाइटल को रखा हुआ था, वो यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक और दो, एक दो तीन, दो तीन चार, उपरोक्त सभी। तो यहां आपने इल्तुतमिश को पढ़ा होगा, तो उन्होंने सारे प्रकार के जितने भी टाइटल यहां दिए गए हैं उन सभी को धारण किया हुआ था। तो ईश्वर की भूमि का रक्षक भी कहलाया था, ईश्वर के सेवकों के सहायक के रूप में भी देखा हुआ है, ठीक, आमिर उल उमराह और सुल्तान ए अजग, ये चारों उपाधि उन्होंने धारण की हुई थी, चारों टाइटल उन्होंने रखा हुआ है। ठीक, अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट पार्ट आपका अन्य सुल्तानों के, तो आंसर कौन सा हो गया यहां पर में, डी आंसर रहेगा, ठीक ना, करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा डी आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट 6, अन्य सुल्तानों के एक या दो पुत्र हो सकते हैं, मेरे कई हजार पुत्र हैं, अर्थात तुर्की दास जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरे नाम की रक्षा करेंगे, यह किसने कथन कहा हुआ है। Other sultans may have one son or two. I have several thousand sons, namely Turkish slaves who will inherit by my kingdom and who will protect my name in the khutbah of those kingdoms after me. स्टेटमेंट ये किसका है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन जब आप पहले ना सुने हो ना, तो तुक्का वाली कहानी लगाती, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं कि भाई जो टर्किश स्लेव को किसने लेकर आया हुआ है। उसके बाद में हमारे पास में एक अलग ही ममलूक डायनेस्टी जाती है, गुलाम वंश आपने सुना हुआ है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको स्टेटमेंट समझने की बात रहेगी यार कहा किसने है। तो ये हमारे पास आता व्यक्ति मोहम्मद गौरी, तो ये गौरी ने कहा हुआ स्टेटमेंट रहेगा, मोहम्मद गौरी, क्योंकि गौरी ने उसके बाद में उनके जो और दास हैं उनको यहाँ शासन सत्ता संभाल करके छोड़ के चला गया था। अलग अलग सेक्टर जितने भी थे जहाँ जीते हुए क्षेत्र हैं, उन प्रांत या रीजन में उन्होंने अपने दासों को जो थे उनके सेनापति के रूप में बैठा करके रख दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये कहानी आपकी आ जाएगी। अब चलते हैं आगे, निम्नलिखित वंशों के राज्यकाल का अवरोही क्रम बताइए। तुगलक, ममलूक, लोदी, खिलजी, सैयद। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रीजन ऑफ द फॉलोइंग डिसेंड्स इज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्होंने शासनकाल कितने समय तक चलाया हुआ था, ये क्वेश्चन था। अब इसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा शासनकाल
किसका रहा है, फिर उससे कम, उससे कम और उससे कम। तो यहां देखेंगे इन चारों पांचों में से तो सबसे जो बेस्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा कौन सा, सी रहेगा, जहां पर में सबसे लंबा शासन काल किया हुआ था तुगलक ने, अराउंड 94 ईयर्स का। इनके बाद आते हैं ममलुक, अराउंड 84 ईयर्स था। इनके बाद आते हैं लोधी, अराउंड 76 ईयर्स हैं। सैयद की बात करेंगे अराउंड 36 ईयर्स हैं। और खिलजी की बात करेंगे तो अराउंड 30 ईयर्स इन्होंने शासन किया हुआ है। तो उनका एक हमारे पास में घटता हुआ क्रम शासन काल के अनुसार में आ जाता है। कौन किसके बाद आया ये नहीं पूछ रहा है, किसका शासन काल था ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगला पार्ट, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको परेशान नहीं होना है। और ये तो बहुत सिंपल ये है कि भाई एक में यदि बन जाए तो सब आपसे बनते जाएंगे। भुक्ति, विषय, वीथी, पैठ यहाँ है, तहसील, गांव से बड़ी इकाई, यूनिट लार्जर देन विलेज, प्रांत या प्रोविंस, और जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से आपको सही जोड़ी को मिलाने का काम करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहां हमारे पास आ जाएगा आंसर कैसा, तो भुक्ति जो रिप्रेजेंट करता है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, आप देख लो, ये हमारे पास आ गया प्रांत को रिप्रेजेंट करेगा भुक्ति हमारा। ठीक, इनके बाद चलेंगे अगला, तो ये अपना विषय कैसे बताएगा, जिला को बताएगा। ठीक, इससे बात चलेंगे अगला कौन सा, वीथी जो होता है वो वीथी बता के रख रहा है इसको आपका, ये तहसील को, और पैठ जो होता था ये, मतलब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में जो भुक्ति या भोग थे वो प्रांत को बता रहे हैं, इनका जो प्रमुख होता था वो होता था कौन सा, उपरिका या भोगपति। इसी प्रकार से विषय जो होता है या विषय कहलाता था, मतलब जिला होता है, उनका जो प्रमुख होते थे वो कौन होते थे, विषयपति। अगला चल जाएंगे वीथिका में, या वीथी जो होते थे वो नगर होते थे, और इनमें से हम देख लेंगे इनका जो प्रमुख है वो कौन है, आपका लेकर चल जाएंगे आपका नरपति या पुरपाला कहलाता था। इसी प्रकार से ग्राम या गांव की बात करेंगे वो ग्रामिका हो गया, और इन्हें हम लेकर चला कौन सा, गांव से बड़े होते थे पैठ यहाँ पर में, तो पैठ यहाँ होते थे गांव से बड़े, वो आपके दो तीन गांवों से मिलकर के बने हुए पार्ट आपके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका गुप्त प्रशासन से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहा है। आंसर आपका रहेगा कौन सा, सी, सॉरी बी आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे, आर्यभट्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म 499 ईस्वी में झांसी में हुआ था। ही वॉज born in 499 AD इन झांसी। वे गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। ही वॉज बेस्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर ऑफ द गुप्ता पीरियड। ठीक, उन्होंने पाई का मान 3.14116 तथा सौर वर्ष की अवधि 365.3586805 दिन बताई हुई थी। ही स्टेटेड द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14116 एंड द लेंथ ऑफ सोलर ईयर इज 365.3586805। तो यहां पर मैं इनका कहना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं, यदि हम बात करेंगे तो यहां पर मैं दो वाले जो आपका दो और जो तीन है, मतलब जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है, स्टेटमेंट है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं सही है। इनका जो जन्म था 499 एडी में हुआ जरूर है, लेकिन कहां हुआ था, पटना में, झांसी में नहीं हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां, बी। क्लियर है, आर्यभट्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा। आपको पता है भाई बाकी के आर्यभट्ट ने और क्या क्या दिया हुआ था, तो इन्होंने अपने सोलर इक्लिप्स और लुनार इक्लिप्स की कहानी बताई हुई थी। पहले ये कहानी चला करती थी कौन सी वाली, कि जब कभी यहाँ पर में जो शनि राहु केतु वगैरह हैं वो कैसे अपने चंद्रमा या सूर्य को खा लेते हैं, तो इस कहानी में यहाँ पर में पार्ट आ जाता है। लेकिन ये इन्होंने नया कंसेप्ट साइंटिफिक दिया, और साइंटिफिक दिया तो आगे कहानी कुछ और आई। तो ये हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन है, पाई का मान दिया, दिन की अवधि जो सोलर जो ईयर है उसकी अवधि भी बताई उन्होंने। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसके बाद रहेगा सूची एक को सूची दो से मिलाइए। मतलब सांख्य दर्शन किसने दिया भैया, तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास कपिल मुनि थे। इसी प्रकार से मिल जाएगा योग दर्शन किसने दिया हुआ है, तो पतंजलि ने दिया हुआ है। न्याय दर्शन की बात करेंगे तो ये गौतम ने दिया हुआ था, और मीमांसा दर्शन की बात करेंगे तो ये दिया हुआ किसने, जैमिनी ने। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं CBAD आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
तो आपका 10th नंबर का ऑप्शन नंबर सी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हमारे अलग अलग जो संवत चलाए गए हैं ना, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो विक्रम संवत्सर आपको पता होना चाहिए कब चलाया गया था। तो भाई अराउंड हम चलेंगे यहां पर में, ये मिल जाता कौन सा, 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। ठीक, हम चलेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट मिल जाएगा शक संवत जो है, शक कनिष्क के टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ये चलाया गया था कौन सा आपका 78 एडी की बात करेंगे यहां पर मैं। इसी तरीके से गुप्त संवत्सर जो रहा है वो चलाया गया था कौन सा आपका, इस टाइम पीरियड में चलाया गया है गुप्त, यहां पर मैं ईसीवी है ना, यहां पर एडी होना चाहिए वाला, सॉरी। अगले चलेंगे काली संवत्सर की बात करेंगे, या कली कहलाता है, काली या कली नाम रहेगा इसका। तो कली मतलब कलयुग के नाम से जानते हैं। तो ये 3102 ईसा पूर्व रहा है। मतलब हम चलेंगे, हमारे लिए करेक्ट आंसर मिल जाता है कौन सा, DCBA। अब समझते हैं एक एक हमारे पास संवत्सर कौन कौन से हैं। कली संवत जो था वो सबसे प्राचीन संवत माना गया है, कैलेंडर माना गया है इंडिया का। ठीक, तो कलयुग की शुरुआत की कहानी इसे बताई जाती है। बोले शुरुआत में पांडवों के जो पुत्र थे अर्जुन, अर्जुन ने अपने से पांडवों में अर्जुन के पुत्र को उन्होंने सत्ता सौंपी, और जब वो चले जाते हैं कहां पर में अपने ठीक स्वर्ग की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक, 3102 ईसा पूर्व की बात करेंगे। अगला आता है शक संवत, ये भारत का प्राचीन संवत ये भी कहलाता है। कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत कराई हुई थी। ठीक, और यही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी बना हुआ है, आपको ध्यान रख लेना है। अगला आता है गुप्त संबंध, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे चलाया हुआ था। ठीक, 319 से 320 के आसपास की बात करेंगे। इसके बाद आता कौन सा, विक्रम संबंध जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया हुआ था, विक्रमादित्य ने। ठीक, ये चलाया कब हमारे पास में, 58 ईस्वी में। अब चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट मिल जाएगा एक और संबंध चलता है सप्तर्षि संबंध, 3076 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये और हमारे पास पुराना देख लिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग संवत कब कब स्टार्ट हुए हैं वो आपसे पूछ सकता है। लास्ट ईयर एमपीबीएससी ने आपने पूछा हुआ होगा, याद होना चाहिए कि गुप्त संबंध से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वैसे ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ रखा गया है। अब चलेंगे आगे वाले पार्ट पर में। ठीक, ये संगम काल से क्वेश्चन है कि कौन कौन से संगम में कौन कौन प्रमुख रहे हैं उनसे रिलेटेड में। जैसे कि फर्स्ट संगम जो था उसमें अगस्त लेटर तुलक, सेकंड संगम, थर्ड संगम, सेकंड जो हमारे पास में आ रही लिस्ट उसमें देखेंगे अगस्त, बाद में तुलकपियार जो रहेंगे वो, फिर ऋषि अगस्त और नक्करीक। तो यहां देखें आप लोग भाई, सबसे पहले जो था फर्स्ट संगम, उसके जो हेड चेयरमैन थे कौन से, ऋषि अगस्त थे। ठीक है, सेकंड संगम की बात करेंगे तो इसके चेयरमैन कौन थे, पहले अगस्त थे, बाद में यहाँ चेंज हुए तो तुलकपियर बने यहाँ पर बाद में। नेक्स्ट चलेंगे थर्ड संगम के, तो नक्करीर यहाँ इनके चेयरमैन बने हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, BAC। तो आपका आंसर सी ऑप्शन का हो जाएगा। अब सी के बाद देख लो भाई और कहानी क्या है। तो दक्षिण भारत में जो कृष्णा तुंगभद्रा के आसपास का जो पूरा डायनेस्टी वाला जो पार्ट है, उसके आसपास में हम देखेंगे तो ये 300 ईसा पूर्व से लगभग हम देखेंगे एक बड़ा लंबे काल में यहां पर हमारा संगम युग चला। इनमें 3 तमिल जो कवि थे उनकी बातें यहाँ रखी जाती हैं, मतलब तमिल कवि, तमिल साहित्य जो है उनसे रिलेटेड ये पूरा कंसेप्ट लिया गया था। पांड राजा यहाँ पर थे, कुछ बाद में चेर और कुछ अलग कहानी भी देखी जाती है, उनसे भी रिलेशन देखा जाएगा। और इनके साथ चलेंगे तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम जो हुए थे, तमिल कवियों का समागम जो हुआ। ठीक है ना, मतलब कि एक हमारे पास में मीटिंग जो हुई उसका आयोजन किया गया, जिसे मुंचगम कहा जाता था। एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, मुंचगम। तो मुंचगम शब्द किससे संबंधित है ये आपसे पूछे तो आप तैयार रहिएगा। इनके बाद चलेंगे तो फर्स्ट जो संगम था मदुरै में हुआ था, इसके चेयरमैन कौन थे, अगस्त। सेकंड संगम हुआ कवत्तपुरम या कपाटपुरम में हुआ था, इनके चेयरमैन थे अगस्त, और साथ में तुलकपियम हो गए हैं। इनके बाद थर्ड संगम जो हुआ है वो हुआ था कहां पर, मदुरै में, और नक्करीर इसके यहां पर में चेयरमैन बने। थर्ड संगम में यहां पर 8 जो साहित्य थे उनका एक तरीके से क्या किया था, ग्रंथों का संकलन किया गया। इन्हें
एत्तु तो गई कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। तो कुछ ऐसे पार्ट हैं। अब यूपीएससी की बात करेंगे हम लोग, एमपीपीएससी की बात करेंगे, जैसे वो लोग वहां पर में या यूपीपीसीएस में कुछ दक्षिण भारतीय इतिहास पर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, राजस्थान पीएससी में। हम ये बात भी सोच सकते हैं कि यार क्यों ना अगली बार एमपीपीएससी वाले भी क्वेश्चन पूछ लें, ऐसी भी बात हो सकती है। तो उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन यहाँ साउथ के अच्छे से दिए गए हैं, दक्षिण भारतीय इतिहास के दिए गए हैं क्वेश्चन अच्छे से, तो आप उनको भी ठीक ठाक पढ़ करके रखेंगे, क्योंकि वहां का ट्रेंड आपको ये बताता है कि यार हो सकता है अगली बार यहाँ के क्वेश्चन भी थोड़े से आपके टफ आ जाए, ठीक है ना। वहां के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ के क्वेश्चन भी पूछ लें। कई बार ऐसा होता है एमपीपीएससी में कि क्वेश्चन पुराने रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी आपको तैयार रख के चलना है, तो यहाँ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। में जो लिस्ट 1 है उसे लिस्ट 2 से मैच करना था, मैच द फॉलोइंग में। तो कड़माई रिलेटेड किससे है? माँ, वरियार, मनराम। कर संग्राहक है राजा की सभा, भूमि कर और भूमि की इकाई। ये रिलेटेड है उस टाइम पीरियड में चलने वाले कुछ चीजों से, चोला के टाइम पीरियड की बात हम लोग करेंगे। तो कड़मई जो होता है वो रिलेटेड किससे है? तो एक प्रकार की ये थी, कौन सी पास में, लैंड टैक्स हुआ करती थी, सॉरी यूनिट ऑफ, सॉरी हाँ लैंड टैक्स था कड़मई। माँ की बात करेंगे तो माँ हुआ करता था कौन सी, एक तरीके से कौन सा, जो एक लैंड मेजरमेंट की एक यूनिट है। वरियार की बात करेंगे तो वरियार जो पर्सन हुआ करता था वो कर संग्राहक हुआ करता था, मतलब कि टैक्स को कलेक्ट करने वाला पर्सन है। और मनराम की बात करेंगे तो मनराम जो है वो क्या है यहाँ पर, मैं एक तरीके से राजा की सभा हुआ करती थी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो रिलेटेड हमारे पास में इनके टर्मिनोलॉजी को उससे मैच करने के लिए दिया हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर आपका रहेगा कौन सा, डी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। में जो हमारी लिस्ट 1 है उसे फिर से लिस्ट 2 से मैच करिएगा। ठीक, इसमें क्या है, नाट्यशास्त्र, महाभाष्य, स्वप्न वास्तवतंत्र और कामसूत्र, मतलब कि किसने कौन सी बुक लिखी हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इनको मिलाकर रखना है। नाट्यशास्त्र की बात करेंगे तो सबको पता भैया भरत मुनि ने बोला हुआ था। महाभाष्य की बात करें तो ये लिखा हुआ किसने हमारे पास में, पतंजलि ने लिखा हुआ है। इसी प्रकार से स्वप्न वास्तवतंत्र की बात करेंगे तो ये बुक किसने लिखा हुआ था हमारे पास, इधर आपने भाष्य ने और कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हमारे पास रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसे आप याद रख के चलेंगे। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ वेदांग इज 5, वेदांगों की कुल संख्या 5 है। उपवेदों की संख्या 4 होती है, द नंबर ऑफ उपवेदा इज 4। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है, द नंबर ऑफ पुराण इज कंसिडर्ड एज 18। मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब इनमें से देखेंगे आप लोग, भाई हमको सबको पता है भैया कि वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत, मतलब कि एक वाला जहां नहीं है वो ऑप्शन आप ध्यान रख लो। तो ये कहानी आप देख लो, केवल एक छोड़ दो, इसको 1 2 3 ये भी छोड़ दो आप यहाँ पर, उपरोक्त सभी ये तो आ ही नहीं सकता है, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर यहाँ लग जाएगा। यदि आपको एक स्टेटमेंट सही नजर आ रहा है, बाकी के स्टेटमेंट आपको नहीं पता है तो भी। लेकिन ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको तो पता हो ही जाते हैं, ये भी सही था, ये भी सही है, ये भी सही है। आप इस पर तो मान लेंगे 18 पुराण माने गए हैं, मत्स्य पुराण सबसे पुराना माना गया, ये भी बात सही है। लेकिन हो सकता है उपवेद आपको नहीं पता हो, तो उपवेद में कहानी आपके पास ये आ जाएगी। ठीक, तो आपके पास आंसर कौन सा है, आपका सेकंड नंबर का आंसर ये हो जाएगा, जहां पर मैं ये एक तरीके से 2 3 और 4 आपके क्या है यहां पर सही है, बाकी पहला नंबर का गलत हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्टली मैच। अब नॉट में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी क्वेश्चन पूछे ना, तो कौन सा सही सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, वर्ड पर फोकस कर लीजिएगा। उसको आप पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा या फिर कैसे भी करके उसको आप अलग से मार्क कर लें, पेन से ही मार्क कर लें, क्योंकि वो वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक, उसके बाद आपको आंसर बराबर तरीके से बना करके चलना है। तो देखोगे तक्षण जो है बढ़ई कहा जाता है, बोलेंगे ठीक भाई कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, तो हाँ। दूसरा सोना जो है हिरण्य, वो तो पता ही सब लोगों को, इसका एक तरीके से पर्यायवाची हो जाता है, सिनोनिम्स हो जाता है। वहीं उर्धार की बात करेंगे तो कढ़ाई बुनाई करने वाला
नहीं होता है। उर्धार का जो मतलब होता है वो क्या था, उर्धार की बात करेंगे, ये था हमारा अनाज नापने का बर्तन। तो ऋग्वेदिक पीरियड में जो कुछ हमारे टर्म्स है ना, उनको लिया हुआ है। तो ऐसे लगभग 200-250 के आसपास वर्ड्स हैं, उनको आप निकाल करके रख लो, उनको एक बार पूरा पढ़ लो कि भैया ये किसके लिए यूज होता था, वो टर्म्स जो पर्टिकुलर किस तरीके से आ रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएं। क्योंकि वो वर्ड्स हैं, कब कौन सा पूछ ले हमको नहीं पता है ना। ठीक, परीक्षा का मतलब वही है, जो दूसरे की इच्छा है वो पूछी जा सकती है। आपको तो बस काम है आपका है पढ़ना, तो पढ़ करके रखिएगा, बाकी सामने वाला अपने हिसाब से बना करके चलेगा। ठीक, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, ओनली 3। ये इनकरेक्ट है, ये आपका सही मैच नहीं, बाकी सारे सारे मैच हैं। अब चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तिलक और बेसेंट के होम रूल लीग के बीच अंतर बताता है। तिलक से पहले बेसेंट की होम रूल लीग शुरुआत हो चुकी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिफरेंस बिटवीन द तिलक एंड बेसेंट्स होम रूल लीग। ठीक, आपको पता होना चाहिए 1916 में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। एक बड़े, हम बात करेंगे 1907 के बाद से, एक लंबे गैप को भरने के लिए कांग्रेस के द्वारा चलाया गया बड़ा आंदोलन था। एक साइड लीड कर रही थी कौन है यहाँ पर में, एनी बेसेंट, और दूसरे साइड लीड कर रहे थे हमारे, ठीक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। तो इसी से बीच में अंतर क्या है उसके क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो तिलक से पहले बेसेंट की होम रूल लीग शुरुआत हो चुकी थी। बेसेंट्स होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बिफोर द तिलक। बोलेंगे स्टेटमेंट सही है क्या, तो देख लो भाई, तिलक ने अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था मुंबई के बेलगांव से, यहां इनका हेडक्वार्टर था। इसका गठन मुंबई प्रांतीय सभा में किया। और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था सितंबर 1916 में मद्रास के पास से। ठीक, याद हो गया कहानी यहां पर मैं। अब दोनों में आप देखो पहले कौन आ रहा है, तो तिलक का आ गया है, बेसेंट का बाद में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। बेसेंट की तुलना में तिलक की होम रूल लीग अधिक संगठित और व्यवस्थित थी। द तिलक्स होम रूल लीग वाज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक देन द बेसेंट। बोलेंगे भाई हाँ, स्टेटमेंट ये भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, बाकी के सब, एक पहला जो था वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर मैं एनी बेसेंट, जो यहाँ पर मैं कर्नाटक के, यहाँ सॉरी अपना मद्रास के अरकाट के पास से स्टार्ट किया, वहाँ हेडक्वार्टर बनाया। तो यहाँ जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव बनाए गए थे। बी.एम. वाडिया, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू इसके सदस्य वहाँ बनाए गए। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भाई ये सदस्य कहाँ से लीड कर रहे थे, तो एनी बेसेंट के साथ से लीड कर रहे थे। याद रख लीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। तो यहां आंसर कौन सा हो गया आपका, बी। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूडी मैन कमेटी जो है वो उसका संबंध किससे था। मूडी मैन कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी है, 1920s के टाइम पीरियड में आई हुई इंपॉर्टेंट चीज। तो बंगाल के विभाजन के प्रभाव का आकलन करने के लिए, बोले नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए प्रांतीय प्रशासन की प्रकृति की सिफारिश करने के लिए थी। द मूडीमैन कमिटी वाज फॉर्म टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, तो बोलेंगे नहीं। टू रिकमेंड नेचर ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो बोलेंगे ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनल अवार्ड एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स, सांप्रदायिक पुरस्कार जो है या सांप्रदायिक पंचायत जो थी के प्रभावों का अध्ययन करने और औपचारात्मक सुझाव देने के लिए, बोलेंगे भैया ये भी नहीं है। तो भारत सरकार 1919 में दोषों का अध्ययन करने और इंगित करने के लिए, तो जो 1990 का जो हमारे पास में एक्ट आया हुआ था उसको स्टडी करने, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको बताने के लिए ये यहां पर लाया गया था। ठीक, मूडी मैन कमेटी। अब देख लेते हैं कुछ कहानी। तो बोले यहां पर मैं 1920 के आरंभिक दशकों में जब ये बात सामने आती है, तो यहां पर एक तरीके से क्या किया गया, अलेक्जेंडर मूडी मैन थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसे मूडी मैन समिति कहा जाता है। इसमें ब्रिटिशर्स के अलावा 4 भारतीय सदस्य शामिल किए गए थे। इनमें सर शिवा स्वामी अय्यर, डॉक्टर आर.पी. प्रांजपे, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल किए गए। और इस समिति ने शाही आयोग या रॉयल कमीशन की नियुक्ति की सिफारिश की थी, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां आंसर कौन सा हो गया हमारा, डी नंबर का आंसर हो जाएगा। नई तालीम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड थोड़ा चेंज कर लिया है। आज यदि बात करें तो आज के दौरान की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना,
नई वाली शिक्षा नीति वो लगभग उनकी शिक्षा नीति पर बेस्ड है। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द प्रिंसिपल ऑफ नई तालीम वाज प्रोपोनेंटेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये रिलेटेड थे महात्मा गांधी से। आपको ध्यान रखना है कि वर्धा में एक तरीके से इन्होंने क्या किया, बाद में सेंटर बन गया था वर्धा महात्मा गांधी जी का, उन्होंने वहीं पर बैठ एक तरीके से क्या किया हुआ था कि एक नया एजुकेशन सिस्टम की बात की। इसे आधारभूत शिक्षा, बेसिक एजुकेशन भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? बेसिक एजुकेशन, या इसे ही कहा गया था आधारभूत के साथ साथ में नई तालीम व्यवस्था। नई तालीम व्यवस्था में उन्होंने कहा हुआ था कि बालकों की जो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में हो, पहली बात, जो इनकी मदर टंग है उनमें होना चाहिए। इनके साथ मदर टंग के अलावा में दूसरी बात कही गई, तो बोले बच्चों को प्राइमरी लेवल पर में न्यूमेरिकल एबिलिटीज सिखाई जाए, आसपास की थोड़ी जो हमारी नॉलेज होती है वो सिखाई जाए, और इनके साथ में एक लैंग्वेज इनको सिखाई जाए जो कम से कम इनके कम्युनिकेशन में कोई बैरियर ना बनने दे, ये बात कही। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि बच्चों को उनको वोकेशनल एजुकेशन साथ साथ में सिखाना चाहिए। वोकेशनल मतलब कि यहाँ पर रोजगार परक शिक्षा, जो उनके परिवार आधारित शिक्षा हो सकती है या कोई और रूप में जो काम हो सकता है, कौन सा, जैसे मान लेते हैं हम लोग कारपेंटर का वर्क की बात कर रहे हैं, कुछ और की बात कर रहे हैं, बोले इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम को पहले से शामिल करना चाहिए। और इन्हीं को फॉलो करते हुए आज देखो हमारे पास में कब 2019 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई जो थोड़ी सी महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन सिस्टम या नई तालीम व्यवस्था पर बेस्ड है। याद रहेगा आप लोगों को, तो ये कहानी ध्यान रखिएगा। 1937 में वर्धा में इसके बारे में कहानी बताई, और इन्होंने साथ साथ में निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की भी वकालत की थी। बोले भैया ये भी होना चाहिए, कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। ठीक, इसे बुनियादी या बेसिक एजुकेशन सिस्टम भी कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। में बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो किसके द्वारा शुरू किया गया था? द अंडरग्राउंड रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन बॉम्बे वॉज स्टार्टेड बाय, तो भैया उषा मेहता थी। बहुत सिंपल है आपका क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा, सी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। में नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए मतलब कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा यार ये वाला पढ़ने के बाद में लगा होगा क्या बकवास क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री से इसका रिलेशन क्या है? पहला, रंपा विद्रोह, ठीक इंडिया से रिलेटेड है, रंपा रिवोल्यूशन की बात करेंगे। इथोपिया की इटली पर जीत, इथोपियन विन ओवर द इटली, बोले इसका क्या रिलेशन भाई? इथोपिया कहां पर बैठा हुआ है इधर साइड में? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बैठा हुआ है। बोले ये जीत गया तो हमको क्या, हम लोग तो इधर बैठे हुए हैं यहाँ पर में, ये इतनी दूर में, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? पड़ेगा, बताते हैं आपको। बोअर का युद्ध की बात करेंगे, ये हो गया। और रूस पर जापान की जीत, ये ऐसे कुछ इवेंट्स थे जिन्होंने भारतीयों को जगाया कि भैया जब ये ऐसा हो सकता है तो तुम भी जागो, कुछ क्या करो, यहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम कर सकते हो। तो ये हमने रंपा तो पढ़ लिया, ठीक भैया। इनके इवेंट देखते हैं। इथोपियन विन ओवर इटली जो था, मतलब कि इथोपिया जो देश यहाँ छोटा सा है, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, इटली को हरा दिया। हराने के बाद क्या हुआ भाई, तो ये लोग यूरोपियन वाले प्रोपेगेंडा फैलाते थे ना, भैया यूरोपियन सुप्रीमेसी, हम यूरोप के लोग सबसे ज्यादा सुप्रीम हैं, हम दुनिया पर राज करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए ईश्वर ने पहुंचाया हुआ है, ऐसी बकवास किया करते थे। तो इसी बकवास को यहाँ पर, या इसी मिथ को गलत सिद्ध किया किसने? बोलेंगे इथोपियन विन ने। इथोपिया जब जीत गया तो यहाँ पर उनकी सुप्रीमेसी कम हो गई, तो भारतीयों को भी लगने लगा यार जब ऐसी बात है तो चलो ठीक, हम भी अपने हिसाब से काम करते हैं यहाँ पर। में थोड़ा सा यहाँ ब्रिटिशर्स जो है वो गलत बात करते आ रहे हैं, ये थोड़ी सी बात आई, राष्ट्रीय चेतना जागृत होने की बात आती है यहाँ पर। में दूसरी बात करेंगे, बोअर का युद्ध हुआ, इसने भी यहाँ पर मैं समझाया कि भाई एक तरीके से ये जो 1899-1902 के आसपास थी, उन्होंने भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के खिलाफ थोड़ी कहानी हमारे मन में भरी। इनके बाद एक और आता कौन सा, रूस पर जापान की जीत। बोले छोटा सा जापान है, 1905 में बड़े से रूस को हरा दिया, बताओ यहाँ पर। मैं तो ये क्या कहानी भाई, ये बताता है कि आप छोटे भले हो नंबर्स में, लेकिन आपको यहाँ पर में यदि लड़ने का जज्बा हो तो जीत करने में हेल्प कर सकता है। तो भाई बहुत सारे फिर हमारे जो मूवमेंट्स हैं जापान से भी हमारे संचालित किए गए, देखा आप लोगों ने यहाँ होगा। तो ये जो बातें हैं वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में अवेकनिंग के नाम से भी जानी जाती हैं।
ठीक, तो ये एक तरीके से इवेंट क्या था, तो आपको ध्यान रखना डी नंबर का अपना आंसर रह जाएगा। इथोपियन विन ओवर इटली 1896 में हुआ था। बोअर का वॉर जो था वो 1899-1902 के बीच में चला। जापान विन ओवर रसिया 1905 में हुआ और रंपा रिवॉल्यूशन 1922 में हुआ। 1922 में हुआ। ठीक, तो इसे आप याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएं तो परेशान मत हो जाइएगा। चलते हैं अगला। यदि यह कहा जा सकता है कि सुधारों का यह अध्याय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना कारण बना, एक के लिए मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होगा। उपरोक्त कथन किसने कहा है? If it could be said that the chapter of reforms led directly or indirectly to the establishment of a parliamentary system in India, I for one would have nothing to all to do with this. Who said the above statement? तो भैया ये मोर्ले मिंटो जो हमारे पास में सुधार आंदोलन आए थे उसके दौरान में भाई जो मोर्ले थे उनका कहना था, बोले तुम कुछ करते रहो, हमको थोड़ी फर्क पड़ रहा है। ठीक, सुधार हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट इनका रहेगा। ठीक, तो लॉर्ड मोर्ले की बात करेंगे हम, मोर्ले है ना। अगला रहेगा, मित्र मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया था? वीडी सावरकर, चापेकर बंधु, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, बीजी तिलक। मित्र मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये जाता है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा चलाया गया था। एक भूमिगत सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी यहाँ बनाई गई थी। मित्र मेला की बात करें हम लोग तो ये आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। मैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विश्व इतिहास की झलकियां, जाति का विनाश। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द इनहिलेशंस ऑफ द कास्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे ये, तो यहाँ कौन इनके राइटर हैं? वीडी सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। बोले ऊपर में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, कौन सा सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर लिखा, बोले हाँ लिखा। ठीक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू लिखा, बोले ये भी सही लिखा। द इनहिलेशंस ऑफ द कास्ट, जाति का विनाश, ये किसने लिखा है? तो अपने बाबा साहब साहेब ने लिखा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट रिलेटेड रहेगा। सॉरी, अपना ये बुक जो है ये आपका इनकरेक्ट मैच है। तो हमारे पास जो करेक्टली मैच है वो कौन कौन से हैं? 1 और 2 आपका आंसर आ जाएगा, जो करेक्टली मैच है वो वाला। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। मैं आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में फ्रेजर आयोग की स्थापना की गई थी। क्यों की गई भैया? देखिएगा इसको। नागरिक प्रशासन में सुधार के लिए, रियासतों और सर्वोपरि सत्ता के बीच अधीन संबंधों का परीक्षण के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए और पुलिस विभाग में सुधार के लिए। With reference to history of modern India, the Fraser Commission was set up to reform in the civil administrations, examine the relations between the princely states and the paramount powers, रिफॉर्म इन एजुकेशन और पुलिस डिपार्टमेंट रिफॉर्म्स। तो जो फ्रेजर कमीशन आया हुआ था वो आया था 1902 में पुलिस आयोग, पुलिस में सुधार की बात करने के लिए। तो ये था आपका आंसर कौन सा? डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी आप इसको लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। औपनिवेशिक काल में प्रगतिशील लेखक आंदोलन, ये जो हमारे पास में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का संबंध किससे था? ठीक, असहयोग आंदोलन के तत्काल बाद साहित्यिक आंदोलन शुरू हुआ, उससे रिलेटेड था क्या? लिटरेरी मूवमेंट स्टार्टेड इन द इमीडिएट आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उससे रिलेटेड है? बोले नहीं। स्प्लेंडर ग्रुप ऑफ द गदर पार्टी इन अमेरिका, बोले अमेरिका में गदर पार्टी के स्प्लेंडर समूह से रिलेटेड था क्या? बोले नहीं। रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट समूह की आपात स्थिति से, इमरजेंसी ऑफ द कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रसिया, इससे रिलेटेड है क्या? बोलेंगे नहीं। तो ऊपर के 3 ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो है करेक्ट कौन सा आंसर इसका? चलेंगे तो 20वीं शताब्दी के दौरान में भारतीय प्रगतिशील लेखक का समूह जो था, इन्होंने लेखन से सामाजिक समता, सोशल इक्विटी का समर्थन किया।
कुरीतियों और पिछड़ेपन को दूर करने की बात की। 1936 में ये लंदन से स्टार्ट हुआ था और प्रणेता सज्जाद जाहिर जैसे लोग यहाँ शामिल किए गए थे। ठीक, तो ये पार्ट आपका मिल जाएगा। आंसर इसमें आपका डी है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपका रहेगा, बहुत ज्यादा ऐसा रिलेवेंट हमारे पास हमेशा पढ़ने को नहीं आता है इस टाइप के क्वेश्चन आपके। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, तैयार तो हैं हम लोग। देखो ऐसा है कि पीएससी में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे टफ पूछे जाएंगे जिसमें हमको हमेशा परेशानी आती है, तो आपको हम उन्हीं क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और आपने 2 टेस्ट दिए हुए होंगे और 2 टेस्ट में आपको ये समझा होगा शुरुआत के 8-10 क्वेश्चन बहुत टफ दिए हैं। टफ देने का मतलब यह है क्योंकि जब पेपर आप देने जाते हैं तो ABCD 4 सेट है वहां पर में है। किसी के सेट में शुरुआत में कुछ इजी क्वेश्चन है, किसी के में टफ है, किसी के बहुत ज्यादा टफ आ रहे हैं, किसी के तो बड़े लप्पे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहां कैसे टेम्परामेंट मेंटेन करना है वो आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। आदत आपकी अभी से होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बड़ा कठिन सा देखा, अरे भगवान ये कहाँ से आ गया, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, अब तो मेरे को बिल्कुल नहीं निकलने वाला। जब ऐसी बात रहे ना तो उसको छोड़ दो, आप फिर जहां इजी लग रहा पन्ने पलटो, जहां इजी नजर आ रहा है उसको लगाना स्टार्ट करो। धीरे धीरे उस क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाओ, क्वेश्चन पेपर से, और फिर उसके बाद फाइनली आप टफ वाले को लगाना शुरू कर दो। ठीक है ना, कर लोगे? आपको यही काम करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक, सती निम्नलिखित को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 4-5 क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं ताकि आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी समझ में जाए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के जब पेपर होते हैं ना तो थोड़ा सा टफनेस में लगता है, अरे यार एक जैसे ही क्वेश्चन आ गए, है ना, मैंने पहले बोला हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ द सती, लाहौर की संधि, द सब्सिडी अलायंस, नहीं सब लाहौर संधि यहाँ नीचे जाएगा, ठीक है। गुलामी का उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी, और सहायक गठबंधन की बात करेंगे तो सब्सिडी अलायंस यहाँ रहेंगे। अच्छा, 1 2 3 4 आपने यदि ये बात पढ़ लिया होगा अच्छे से तो ठीक ठाक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस में अरेंजमेंट गड़बड़ हो गए हैं, तो ऑप्शन तो ठीक ठाक दिए गए हैं, आप इसको चेक करिएगा। ठीक, 1 2 3 4 वैसे ही आपको अरेंज करना था। इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। तो यहां आपको देखना है कौन कौन से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर आपका आ रहा है। नीचे दिए कूट की सहायक से सही उत्तर का चयन करिए, कौन कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। आंसर आपका रहेगा सी में कौन सा आपका है, 2143 रहेगा। मतलब देखेंगे द सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि आई 1798 1805 के आसपास पर में। एवोल्यूशन ऑफ सती हुआ 1829 में, एवोल्यूशन की बात करेंगे, सती प्रथा का अंत। एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी मतलब दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में, और ट्रीटी ऑफ लाहौर जो लाहौर की संधि हुई थी वो 1846 में हुई थी। तो ये आप इनको रिलेशन दे करके चलिएगा। अब चलते हैं आगे वाले पार्ट पर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है? ठीक, आजमगढ़ घोषणा पत्र, लाहौर घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र और आगरा घोषणा पत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंडियन रिबेल मैनिफेस्टो? आजमगढ़ मैनिफेस्टो, लाहौर डिक्लेरेशन, दिल्ली प्रोक्लेमेशन और आगरा डिक्लेरेशन। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है भैया? तो आजमगढ़ मैनिफेस्टो को यहां जाना जाता है। विद्रोही घोषणा पत्र की बात करेंगे 25 अगस्त 1857 को आया हुआ था। ठीक, यहां एक तरीके से बहादुर शाह जफर ने इसे प्रेजेंट किया हुआ था। किनके विरोध में? अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में। जब यहाँ 1857 का यहाँ पर में वॉर स्टार्ट होता है तब की कहानी रही है। ठीक, इसमें एक तरीके से यहाँ ब्रिटिशर्स के उत्पीड़न को यहाँ उन्होंने जो भी उनका एक तरीके से अत्याचार थे उनका विरोध किया गया था, ठीक है ना, और आह्वान किया गया था क्रांति का। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। आत्मीय सभा का गठन, प्रार्थना समाज का गठन, तत्वोधनी सभा का गठन और सत्यशोधक समाज। बड़े सिंपल हैं, हमने सबने पढ़ा हुआ है। ऐसा कोई बच्चा जो बता दो कि भैया मुझे यहाँ पर मैं आत्मीय सभा या हमारे पास में प्रार्थना समाज नहीं पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा तो सब ने, बस उनका सीक्वेंस अरेंज करके चलना है। ठीक, तो चलेंगे। आत्मीय सभा 1814 आ रही है, तत्वबोधनी 1839 आ रही है, प्रार्थना समाज 1867 और सत्यशोधक समाज आ रहा है 1873। आंसर आपका रहेगा यहाँ पर कौन सा? सी। ठीक, तो कुछ नहीं करना है इसमें। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा, आपको इनके सबके प्रमुख याद होना चाहिए, किसने ये स्टार्ट किया हुआ था पहली कहानी। आपको ये पता होना चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन
मैं आपको या कोई भी व्यक्ति ये बोले कि यार 100% यही क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्वेश्चन यही कि यही नहीं आएंगे, लेकिन रिलेटेड हो सकता है आ जाए। आपकी हो रही है प्रैक्टिस यहां पर मैं क्वेश्चन लगाने की, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने की। हाँ, लास्ट मोमेंट पर मैं जब आपके 100-200 क्वेश्चन लगा लिए जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन आपने लगा लिया, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यार यहीं से इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, हल्का फुल्का इधर उधर घुमा के दे देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इन्हीं को रट लिया बिल्कुल एज इट इज और चलते गए। इनको पढ़ना है, साथ में इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स आ रहे हैं तो उनको भी पढ़ते हुए चलना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट। इन संधियों को घटित होने के क्रम में अरेंज करिएगा। अरेंज द दिस ट्रीटीज इन ऑर्डर ऑफ द ऑकरेंस, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सूरत की संधि, सालवाई की संधि, पुरंदर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और बड़गांव की संधि। इन हमारे पास ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सालवाई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ वडगांव, इन्हें आपको अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट क्या रहेगा इनका? ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी 1775 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, ट्रीटी ऑफ गुड़गांव 1779 में, ट्रीटी ऑफ सालवई 1782 में और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में। तो कुछ आपके मराठा से रिलेटेड है और एक अपना मैसूर से रिलेटेड है, लास्ट वाली श्रीरंगपट्टनम। ठीक है ना, ठीक, मैसूर का शेर। चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। मैं इन संधियों को घटित होने के क्रम में बढ़ते हुए रूप में अरेंज करिएगा। ठीक, अरेंज दिस ट्रीटीज इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग। ठीक, ये क्वेश्चन आगे पीछे बिल्कुल हो गए ना, इसलिए लगता है यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक को इधर पे फर्स्ट में देते, एक को बीच में रखते, एक को लास्ट में कर देते, लगता है चलो ठीक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई समस्या नहीं, आपको तो आंसर लगाना है। फर्स्ट जो एंग्लो बर्मीज वॉर है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो नेपालीज वॉर रहेगा, ट्रीटी ऑफ गंडमक एंड डूरंड एग्रीमेंट, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध और गंडमक की संधि और डूरंड समझौता, इनको अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट क्या रहेगा देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो नेपालीज वॉर 1814-16 के बीच में हुआ था। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824-86 में हुआ था। एंग्लो अफगान वॉर 1839-88 में हुआ। ट्रीटी ऑफ गंडमक 1879 एंड डूरंड एग्रीमेंट 1893। करेक्ट आंसर रहेगा आपका कौन सा? सी वाला। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। मैं यहां देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गोवा को 1525 में पुर्तगाल की राजधानी घोषित किया गया था। गोवा वाज डिक्लेयर्ड एज द पोर्टुगीज कैपिटल इन 1525। वास्को डी गामा 1498 में कोचीन पहुंचा हुआ था। वास्को डी गामा अराइव्ड एट कोचीन इन 1498। जेमोरिन वाज द लोकल किंग व्हेन वास्को डी गामा अराइव्ड। वास्को डी गामा आने के दौरान जेमोरिन एक स्थानीय राजा था। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? कौन सा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पहला देख लो, गोवा को 1525 में पुर्तगाल की राजधानी बनाया गया था क्या? बोले भाई नहीं, ये तो यहां पर मैं 1530 में बनी हुई है। वास्को डी गामा कोचीन में आया था क्या? 1498 में आया है, लेकिन कोचीन नहीं, ये तो कालीकट में आया हुआ था। इनके बाद में चलेंगे, वास्को डी गामा के आने के दौरान जामोरिन स्थानीय राजा था। बोले ठीक, ये सही है। तो आंसर आपका बी वाला हो जाएगा क्या? करेक्ट। बाकी के हमारे पास हो जाएंगे स्टेटमेंट इनकरेक्ट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, हल्की सी घुमाई गई है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। अब चलेंगे आगे। युद्ध के मैदानों को उनका नॉर्थ टू साउथ के क्रम में सजाने की बात कही गई है। देख लो भैया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चटगांव, हल्दी घाटी, पानीपत। अब बोले यार ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी भी ला दिया आपने बीच में और ला दिया आपने कौन सा? हिस्ट्री भी। ठीक, तो दोनों बात रखना पड़ेगा यहां पर। मैं तो अब चलेंगे यहां पर मैं, क्योंकि दोनों भाई बहन जैसे ही सब्जेक्ट है यहां पर। मैं फर्स्ट सबसे पहले चलेंगे तो पानीपत आता है पहले। बोले हाँ ठीक है। पानीपत के बाद नीचे हम आएंगे तो क्या मिलेगा हमको? बक्सर मिल जाएगा। बोले ठीक है। इनके बाद चलेंगे तो यहां मिल जाता कौन सा? हल्दी घाटी। तो पानीपत ये हो गया है पानीपत। फिर मिल जाएगा कौन सा? बक्सर। बक्सर के बाद यहां रहेगा कौन सा? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उनके बाद में रहेगा कौन सा? प्लासी मिल जाएगी। और प्लासी के बाद रहेगा चटगांव। चटगांव नाम की प्लेस। तो इनको यहां नॉर्थ टू साउथ का क्रम पूछा हुआ था। तो यहां देखो आंसर कौन सा है? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट।
लोदी वंश के शासकों का सही क्रम बताइए। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आए अपने कौन से, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, कुछ नहीं करना है इसमें। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? ऐसे 2-3 शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, ठीक। इन कोरोनेशन ऑफ द विच रूरल ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज 2 टाइम्स, इनका कोरोनेशन हुआ है। तो फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, गजनतुल तुगलक। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? यहाँ पर 1 और 3 की बात करेंगे, ये आपका बी आंसर रहेगा। बी आंसर यहाँ रहेगा। तो बी में 1 और 3 जो है, मतलब कौन, फिरोज शाह तुगलक और साथ में बहलोल लोदी, इनका 2 बार यहाँ पर में क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ है, ठीक। सिकंदर एंड अपना सॉरी फिरोज शाह तुगलक एंड बहलोल लोदी का, ठीक। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा कोई बात समझाने वाली भी नहीं रहेगी। 38 की बात करेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भैया पता होना चाहिए, धर्मपाल के द्वारा की गई है, ठीक है ना। इन्होंने, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, 8वीं शताब्दी में इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्हें विक्रमशिला के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए नाम पड़ा विक्रमशिला। निम्न में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड दिल्ली फर्स्ट बिकम कैपिटल? तो तोमर वंशी शासक तोमर राजपूत हुआ करते थे। चंद्रवरदाई की किताब है पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बनाया गया था, और तोमर शासक ने ही इन्हें क्या बनाई थी, राजधानी। तो ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान, मतलब ये वाले अपने, और इनके साथ साथ में कौन था अपना, मोहम्मद गौरी। सेकंड थर्ड सब कहानी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड तक का, सेकंड में तो कहानी खत्म हो गई है। बंगाल में आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था, किस दौरान में? खिलाफत के दौरान, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन और दांडी मार्च। जब बात करेंगे 1796 की, 1706 की, उस टाइम पीरियड में कलकत्ता में बंगाल विभाजन का विरोध जब हुआ, उस टाइम पीरियड में जब रैली हुई, तो ये झंडा यहां अपनाया गया था। इसमें से पहला रखा हुआ है हरा, ठीक, पीला और लाल। लाल में लगे हुए हैं चंदा और सूरज, और यहां पर ऊपर हरे में है कौन, कमल बना हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, तिरंगे की इतिहास यात्रा के नाम से रहेगा। ये क्वेश्चन तिरंगा सा इस बार क्यों आ सकता है? कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आजादी का हमारा अमृत महोत्सव मनाया गया, तो तिरंगा यात्रा हर जगह से निकाली गई थी। जब तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो एमपी गवर्नमेंट ने तिरंगे की इतिहास गाथा के नाम से जनसंपर्क विभाग ने एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बना के रखी हुई है, एक मैगजीन बना के रखी है जनसंपर्क विभाग में। तो आपको जाना है, वहां पढ़ना है, और पढ़ने के साथ आप देखेंगे तो पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन तो सामने रहेंगे ही रहेंगे। सामने वाले ने मान लेते हैं जनसंपर्क विभाग को उठा के खंगाल के देख लिया, तो क्वेश्चन तो वहां से बन जाएंगे आपके, तो तैयार उनके लिए भी रहा करें आप लोग। चलो ठीक। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग 2 मैगजीन देता है ना, एक मैगजीन देता है, सॉरी, मध्य प्रदेश संदेश के नाम से, उसमें भी इस स्टोरी को कवर किया गया था। तो 2 जगह इसका करंट मतलब कि पार्ट डिस्कशन हुआ है, न्यूज में रहा है, इसलिए क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट। बोले सांप्रदायिक जो पंचायत या पुरस्कार हुए थे कम्युनल अवार्ड 1932 में, उससे रिलेटेड उसको किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया है? तो उसे रेमसे मैकडोनल्ड द्वारा तैयार किया गया था। यहां आपने पढ़ा हुआ है मैकडोनल्ड की कहानी। इसी प्रकार चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की है? ठीक, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये हो गया पास कौन सा, राजा राम साहब। तो यहां पर मैं, ये हो गए कौन से, स्वामी दयानंद सरस्वती। यहां सोचने समझने की बात नहीं रहेगी, ठीक। यहां का आंसर डी और एक का आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। में किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा हुआ है? तो ये टेवर्नियर नाम के पर्सन ने इसे भारत का एथेंस कहा हुआ है। आंसर रहेगा यहां पर में सी। निम्न में से कौन सा राजकुमार दारा सिकोहर के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था? ठीक, कौन सा व्यक्ति, मतलब कि कौन राजकुमार दारा सिकोह, जो दारा सिकोह है उससे रिलेटेड है? तो फ्रैंकोइस बर्नियर नाम के पर्सन थे, इन्होंने जाके इलाज किया था, आपको याद होना चाहिए, किससे रिलेटेड में, दारा सिकोह का। ठीक, उसके बाद में इनको जल्दी और व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी, आपने सुना होगा।
शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में किस वर्ष राज्याभिषेक हुआ था? तो 1674 में हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। तो छोटे से थोड़े सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर। मैं यहाँ हो गए हैं 44, 45, 46, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर साहब। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइनर है? तो जॉर्ज वेटेंट नाम के पर्सन जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया के क्या है? डिजाइनर रहे हैं। याद रहेगा आपको ये पॉइंट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। मुगल बादशाह ने, कौन से मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकोंडा पर अपने अधीन कर लिया था? द मुगल एम्परर डैश टुक बीजापुर एंड गोलकोंडा अंडर हिम। तो ये काम तो एक व्यक्ति है, औरंगजेब ने किया हुआ था, ठीक, आपने पढ़ा हुआ है। पेट्रा डोरा का संबंध किससे है या है क्या? भारतीय और फारसी कला का संयोजन, बोलेंगे नहीं। चमकदार टाइल और संगमरमर के साथ इमारतों का निर्माण, बोलेंगे नहीं। छतों को छोटे छोटे चित्रों से सजाना, बोलेंगे नहीं। फूल दीवारों को कीमती पत्थरों से सजाते हैं, तो हम बात करेंगे, ये आ रहा है पेट्रा ड्यूरा। आप ध्यान रखेंगे यहां पर मैं इस टाइप का। तो ये नक्काशी की जाती है कहां पर? मैं अपने पत्थर पर, संगमरमर में कहां पर? ऊपर से अलग अलग रंग के पत्थर उसमें लगाए जाते हैं। तो ये था पार्ट आपका पेट्रा ड्यूरा का। बोले इसका यूज यहां पर मैं एक प्रकार से पच्चीकारी के लिए होता है, हिंदी में कहा जाता है पेट्रा ड्यूरा को पच्चीकारी वर्ड दिया गया है, ठीक, याद रहेगा। तो ताजमहल में ऐसी बहुत सारी पच्चीकारी या पेट्रा ड्यूरा का उल्लेख देखने, मतलब कि उसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, हर जगह पर ऐसा काम किया गया ताजमहल में, और इनके अलावा हर जगह पहले ऐसा होता था। निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का भाग है? तो भैया सुत्त पिटक के भाग हैं यहाँ पर कौन सा वाला? मज्जिम निकाय, मज्जिम निकाय ध्यान रख लेना है। सुत्त पिटक के 5 निकाय होते हैं, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो दीर्घ निकाय है, मज्जिम निकाय है, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय में बांटा गया है। तो ये भी कहानी याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। मैं तो बोलेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित क्या करना है? राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस क्रम में पहले हुआ है? तो सबसे पहले हुआ था भैया यहाँ पर, सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम में गाया गया, मतलब कि 2। इसके बाद क्या हो जाएगा? अगले चलेंगे तो 1 हमारे पास राष्ट्रगान गाया गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ, बोलेंगे यहां पर मैं ठीक। तो हो गया कौन सा? अपना 3rd नंबर का हो गया। और 4th नंबर में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू जी। तो ये आपका क्रम ध्यान रख लेना है। तो इस प्रकार से पहली बात हुई। पहली विदेशी महिला कौन थी अध्यक्ष? इसका यदि प्रश्न पूछ लेता तो ये पहले आ जाता, ये बाद में हो जाता। तो ईयर के अकॉर्डिंग आने वाली चीजें थी। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। बेवेल योजना, अगस्त प्रस्ताव, सीआर सूत्र, व्यक्तिगत सत्र आया है, ठीक। बेवेल प्लान सबसे पहले आया था, अगस्त ऑफर, इसके बाद आया कौन सा? यहाँ पर मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ है। इनके बाद चलेंगे तो सीआर सूत्र की बात कर लेंगे यहाँ पर मैं, ठीक है, अपना ये आ जाएगा सीआर फॉर्मूला, और फिर आ जाता है कौन सा? अपना बेवेल प्लान। तो ये आंसर आपका हो गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कहानी में। निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वराज पार्टी का सृजन किया हुआ था? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया हुआ है। जब यहाँ पर मैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया तो उसके विरोध में लोग अलग बन जाते हैं, अलग से इन्होंने पार्टी बना ली। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1935 के अधिनियम को मजबूत ब्रेक वाली बिना इंजन वाली मशीन कहा हुआ है? ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर सेड दैट द एक्ट ऑफ द 1935 प्रोवाइडेड अ मशीन विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक बट नो इंजन? तो ये हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट रहा है। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से वायसराय कौन था जब 1940 के अगस्त ऑफर को प्रस्तावित किया गया था? मतलब कि लिनलिथगो यहाँ पर में थे वायसराय, ठीक। बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे तो हमारे पास ये आपके ऑप्शंस मिल जाते हैं 58 क्वेश्चन तक के। 58 के बाद चलते हैं थोड़ा सा 5 मिनट का, 5 मिनट नहीं, पानी पी लें। ठीक, यहां हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना कौन सा? 58 के बाद 59 है ना।
निम्नलिखित में से किस घटना ने रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने नाइटहुड पुरस्कार को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया था? यदि हम बात करेंगे तो यहां पर मिल जाएंगे कौन से, जालियाबाग वाले घटना जो थी, इसने इनको यहां तोड़ने के लिए एक तरीके से मजबूर कर दिया। ये बात आपको याद रख के चल लेना है, ठीक, ये घटना आपको मिल जाएगी। इनके बाद चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा जलियांवाला बाग घाट। हाँ ठीक, नाइटहुड की उन्होंने उपाधि इसी के बाद हटाई हुई थी, याद रखिएगा इसके बारे में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब चलेंगे, संगठन आ रहा है और दूसरा आ रहा हमारे पास में अगली कहानी, संस्थापक कौन है। तो तत्व बोधनी सभा के संस्थापक कौन है, तो हम बात करेंगे यहां पर जोड़ा हुआ है देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रतिष्ठा समाज की बात करेंगे तो आत्माराम पंडुरंग हेगड़े हैं। आर्य समाज की बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। और बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय बनाया किसने, हमारी एनी बेसेंट ने। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो बी नंबर का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद रहेगा अगला पार्ट आपका 61 क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के पारित होने से जुड़े निम्नलिखित में सुधारकों में से कौन यहां संबंधित है, या कौन से विधायक मतलब कि व्यक्ति यहां संबंधित हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़े हुए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर एसोसिएटेड विद द पासिंग ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट। तो ये थे कौन से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं बहुत ज्यादा, तो इससे विधवा पुनर्विवाह भारत में होने वाले रिफॉर्म्स का एक पहला पार्ट इंपॉर्टेंट वाला देखा जाता है। सहायक गठबंधन की प्रणाली शुरू करने के पीछे लॉर्ड वेलेस्ली का मकसद क्या था, ठीक, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस। ठीक, भारतीय राज्यों के प्रशासन में सुधार लाना, इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये तो नहीं था। प्रिवेंट डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश, अंग्रेजों के प्रति असहमति को रोकना। ब्रिटिश भारतीय प्रशासन को सुदृढ़ करना, टोन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रिवेंट द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द इंडियन स्टेट्स। तो प्रारंभिक उद्देश्य ये था, बाद में यहां पर मैं बी आंसर भी आपका हो जाता है। तो प्राइमरी या प्राथमिक उद्देश्य क्या था यहां पर में, भारतीय राज्यों में फ्रांसीसी प्रभाव को कम करना इनका मोटिव था। नेक्स्ट, मध्यकाल में भारत के किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड सिराज ए हिंद ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। तो हम बात करेंगे, ये कहलाया जाता कौन सा, जौनपुर को कहा जाता था। कैसे कहा जाएगा, जौनपुर को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जौनपुर इन्हें यहां कहा गया है। जौनपुर के बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथन को किसने कहा है। अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूं, मैंने देश और लोगों के साथ अच्छा नहीं किया और भविष्य में भी कोई उम्मीद नहीं है। Who said the given statement, I came alone and I am going alone, I have not done well to the country and the people and of the future there is no hope। ये बात इन्होंने कही हुई है, तो ये था औरंगजेब, इन्होंने कहा है। नेक्स्ट लेंगे अगला क्वेश्चन, यहां रहेगा 65 नंबर का रहेगा, उस प्रथम पाल शासक का नाम बताइए जो त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले आया था। नेम द पाल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू प्लंग इनटू द ट्रिपार्टीज स्ट्रगल। तो ये थे अपने कौन भैया, धर्मपाल। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, ठीक, किस प्रतिहार शासक ने अपने दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर को रखा हुआ था। विच प्रतिहारा रूरल हेड ऑफ फेमस पोएट राजशेखरा एट हिज कोर्ट। तो महिपाल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इन्हें रखा हुआ था। महिपाल के बाद अगला चलेंगे, किसने कहा है कि धर्म अत्यधिक व्यवहारिक और कड़ाई से नैतिक था। Who said the religion was highly practical and sternly ethical। तो ये इनका कथन है गुरु नानक जी का, ये स्टेटमेंट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, तमिल में भाषा में रामायण किसने लिखी थी। ठीक, विच पोएट तमिल पोएट रोट रामायण इन तमिल लैंग्वेज। तो कम्मन व्यक्ति मिल जाते हैं, इनकी रामायण को कम्मन रामायण भी कहा गया है। ठीक, अगला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीय हिंदुस्तान नाम से प्रसिद्ध कौन है। तो अमीर खुसरो हैं। ठीक, ध्यान रखना है कौन है। ठीक, हु वाज फेमस नोन एज द तूतीय हिंदुस्तान। तो ये अमीर खुसरो रहेंगे। विश्वामित्र के नाम पर कौन सा मंडल रखा गया है। विच मंडल इज ऑन द नेम ऑफ द विश्वामित्र। तो बात करेंगे थर्ड मंडल जो है उसे रखा हुआ है।
वैदिक शब्द व्रीहि के लिए डैश के लिए प्रसिद्ध हुआ, प्रयुक्त हुआ है। द वैदिक टर्म व्रीहि स्टैंड्स फॉर द, तो बात करेंगे राइस या चावल के लिए इसे यूज किया गया था। आपने देखा होगा कि ये पूरे पेज में जो क्वेश्चंस हमारे हैं बड़े ही सिंपल आए हुए हैं, और पहले कैसे थे, टफ। टफ और सिंपल का ये बैलेंस इसलिए रखा गया था कि भाई बाद के क्वेश्चन ऐसे आए तो भी आपको बनना चाहिए, शुरुआत से आप बाकी इजी वाले को स्टार्ट कर सकते थे। नेक्स्ट चलेंगे, अगला यहां पर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा महान बौद्ध कार्य है जिसमें इंडो ग्रीक, मतलब कि हाँ, ग्रीक मिनेंडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच संवाद शामिल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रेट बुद्धिस्ट वर्क कंसिस्टिंग ऑफ द डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग मिनांडर एंड द बुद्धिस्ट फिलोसोफर। कार्य मतलब यहाँ रचना होना चाहिए था। ठीक, तो ये मिलिंद पन्हो की बात यहाँ की जा रही है। मिलिंद पन्हो आपको याद रख लेना है। ठीक, मिलिंद पन्हो याद रहेगा आप लोगों को, मिलिंद पन्हो। एक मिनट रुकेंगे। यहां चले अगला, काव्य शैली का सबसे पहला नमूना किसमें पाया जाता है? तो द अर्लीस्ट स्पीसीमेन ऑफ द काव्य स्टाइल इज फाउंड इन, तो हम बात करेंगे काठियावाड़ शैली में देखने को मिलता है। ठीक, एक पार्ट आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अटाला मस्जिद का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? द फेमस हिस्टोरिकल मूवमेंट अटाला मॉस्क्यो इज एसोसिएटेड विद द, तो सरकी रूलर जो थे, सरकी शासक जो हैं, उनके साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। सल्तनत काल में युद्ध के दौरान की गई लूट पर लगने वाले कर के रूप में किसे जाना जाता है? द टैक्स ऑन प्लंडर्स ड्यूरिंग वॉर इन द सल्तनत पीरियड वाज नोन एज, तो खम्स यहां ऐसे कहा जाता था। क्या कहा गया इसको? खम्स कहा गया है। अगली बात करेंगे और नीचे मिल जाएगा, दिल्ली सल्तनत में पगना नाम एक प्रशासनिक इकाई किसके नेतृत्व में हुआ करती थी? तो पगना जो प्रशासनिक इकाई है वो उसका नियंत्रण करता कौन होता था? अमील हुआ करता था। ध्यान रखेंगे, अमील यहां रखा जाता था, उसका नियंत्रण करने वाला व्यक्ति। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बात करेंगे मोहम्मद शाह जो है वो अंतिम मुगल सम्राट था, जो कहां बैठा हुआ है? ठीक, मयूर सिंहासन पर। उसके बाद इसको ले जाया गया बाहर। नेक्स्ट चलेंगे, हमजा नमाह चित्रों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो हमजा नमाह पेंटिंग वेयर पेंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द, तो बात करेंगे अकबर के टाइम पीरियड में ये इनका यहाँ पर निर्माण किया गया है। अब चलेंगे अगले पार्ट पर में, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? द फेमस बुक पद्मावत इज रिटन बाय, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे इसको आप लोग। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? ग्रीक, शक, कुषाण, ये एक तरीके से जो सीक्वेंस है ये सही था। विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन द एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ग्रीक, शक एंड कुषाण। नेक्स्ट चलेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिला खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? अस्कनी चेनाब ठीक है, शतुद्री सतलज ठीक है, बिपाशा, तो ये व्यास रिवर था, झेलम के साथ नहीं है, और पारुषणी रावी ठीक है। तो ये अपना विपाशा ये गलत रहेगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद चलते हैं अगला, नेक्स्ट मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण हमें मौर्य साम्राज्य के नगर पालिका प्रशासन का एक विस्तृत वर्णन करता है, बताता है? तो हमें ध्यान रखना है कि मौर्य काल में जो नगर पालिका प्रशासन रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी कैन अक्रॉस अ डिटेल अकाउंट ऑफ द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास, तो ये कहानी हमें मिलती किसके साथ में? तो नाम मिल जाएगा मेगस्थनीज की जो बुक थी इंडिका, उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ बाकी और जो है राइटर्स वो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, किस चोल शासक ने पंड और चेर शासकों को वेन्नी के युद्ध में हराया था? तो एक कारिकल याद रखना है आपको, यहाँ पर मैं कारिकल ने हराया था चोला। मूवी भी आ चुकी है, आपने सुना होगा अभी, PS1 पोन्नियन सेल्वन 1 में ये कहानी आपको याद देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे अगला, निम्न में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? किस संप्रदाय में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट द बिंदुसारा इंटरेस्टेड? तो बात करेंगे भैया
आजीवक संप्रदाय को मानने वाला ये व्यक्ति था। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलेंगे आगे। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया हुआ था? ठीक, मैडम भीकाजी कामा अनफोल्डेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1907-8। तो अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस स्टुटगार्ट जो है, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस स्टुटगार्ट जो है जर्मनी, वहां पर इसे फहराया हुआ था। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कुषाण राजा था जिन्होंने संपूर्ण विश्व के ईश्वर की उपाधि धारण की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कुषाण किंग हु एज्यूम द टाइटल द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड? तो ये कौन से थे? कार्डफिसेस वन है, यहां ध्यान रखना है। चौथे बुद्ध परिषद या जो हमारे संगीति हुई थी वो कहां आयोजित की गई है? तो कुंडल वन में आयोजित की गई थी। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या संगीति जो हमारे पास में कब आयोजित की गई, कहां आयोजित की गई है? तो कुंडल वन में। नेक्स्ट चलेंगे आगे। गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी नामक जो कर शब्द का इस्तेमाल कहां किया जाता था? ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म ऊपरी कर वॉज यूज्ड फॉर। तो ऊपरी कर जो है उसका यूज होता था एक्स्ट्रा टैक्स लेविड ऑन द सब्जेक्ट, बोले समस्त जनता पर अतिरिक्त जो कर लगाया जाता है उस पर होता था कौन सा? ऊपरी कर लगाया जाता है। इसी प्रकार चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहां रहेगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए इंसेंटिव वेस्ट, असंवेदनशील कचरा नाम दिया हुआ है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर गिवन द टर्म इंसेनेट, इंसेंटिव नहीं सॉरी वहां गलत लिखा हुआ है, इंसेनेट वेस्ट टर्म यूज किया है फॉर द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का कहना था भाई कपड़े तो आपने ले लिए हैं ना, क्यों जला रहे हो उसे आप, मतलब आपका ही अपना नुकसान कर रहे हो। तो एक तरीके से इसे जलाना गलत है भाई, आप लेना बंद कर दो, ये बात उनकी कहानी थी। तो इसे कहा गया कौन सा? असंवेदनशील, या एक तरीके से कहा हुआ है इंसेनेट वेस्ट, इसका नाम दिया गया था। भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो बात करेंगे हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया? अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया हुआ था, याद आप इसे रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहां पर मैं मोपला विद्रोह कहां हुआ है? तो मोपला विद्रोह की बात करें केरल के मालाबार तट के पास में हुआ था, आपको जानकारी रखना है। और इसके बारे में याद रखेंगे कि मोपला विद्रोह जो था वो मोपला होते कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं मालाबार कोस्ट के आसपास जमींदारों के खिलाफ, और साथ साथ में जमींदार हिंदुओं के खिलाफ ये आंदोलन किया गया। एक तरीके से अंग्रेजों की साजिश जो असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना चाहते थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संगठन की स्थापना किसने की है? हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी? तो ये थे कौन? हमारे गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। कौन थे यहां पर? में गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रारंभ में के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? तो पाल्मस्टोन थे। कौन थे यहां पर? में ठीक, लॉर्ड पाल्मस्टोन यहां पर में ठीक रहे हैं पीएम। अगला चलेंगे यहां पर में, हेनरी विवियन डेरोजी ने किस क्रांतिकारी विचारों की प्रेरणा युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी? हेनरी विवियन डेरोजी स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट विद द इंस्पिरेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन आइडिया? तो ये फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से ये सारी कहानी आती है, और यहां पर हमारे पास में एक तरीके से युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी। नेक्स्ट चलेंगे, किसने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है? हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूशन? तो अरविंदो घोष जो है उन्होंने कहा हुआ था। ठीक, इन्होंने सुपर जो मैन है उनकी कहानी एक तरीके से दी हुई थी। इनके साथ साथ में इन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जो है स्पिरिचुअल एक हाँ आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की कहानी है वो कंसेप्ट दिया हुआ था, याद रखना इनके बारे में। और बाद में क्या बन चुके थे? सन्यासी गरम दल से। चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित होता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच डील्स विच विच ऑफ द फॉलोइंग इशू? तो ये मिल जाएगा बी ऑप्शन, फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड है, महिला शिक्षा से संबंधित। किसने सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की अवधारणा की वकालत की है? हु एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ द वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल? तो ये थे नारायण गुरु। नेक्स्ट चलेंगे आगे, इनके बाद रहेगा सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो भैया द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज वाज ज्योतिबा फुले।
नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम क्या था, तो वो था कौन सा, मूल शंकर एंड गिफ्ट टू मोनोथीस्ट नामक पुस्तक। पुस्तक किसकी रचना है, किसने लिखा हुआ था, तो ये लिखा हुआ था राजा राम मोहन राय ने। तो इस प्रकार के हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग बताइएगा कि भाई आपका पेपर गया कैसे, कमेंट जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा में। और एक और चीज़ ये है कि बाकी आप लोग बता ही देते हैं सर टफ गया है, इजी गया पेपर। तो पिछले बार का जो पेपर था एमपी वाला, उसको भी जल्दी डिस्कशन उसका अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको आराम से देखिएगा, क्योंकि पिछले बार वाला पेपर थोड़ा टफ था और एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपके लिए हो जाता है, वो उसको ऐसा पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक, तो आज का हमारा सेशन यहाँ तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट और सेशन में। गुड डे, गुड नाइट।